तो अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात चार धाम यात्रा की करेंगे, जिसके शुरू हुए 3 दिन हो चुके हैं और आज तीसरे धाम यानी कि केदारनाथ धाम के कपाट पूजा पाठ के बाद भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। और इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी केदारनाथ पहुंचे। उन्होंने बाबा केदार के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। वहीं पहले दिन हजारों की संख्या में तीर्थयात्री भी केदार घाटी दर्शन के लिए पहुंचे। शुभ मुहूर्त में जैसे ही बाबा केदारनाथ के कपाट खुले, पूरी केदार घाटी हर हर महादेव के जयकारों और बैंड की भक्तिमय धुनों से गूंज उठी। बाबा केदार के भक्तों के लिए ऐसा लम्हा था जिसका इंतजार वो बड़ी बेसब्री के साथ कर रहे थे। ऐसे में जब आज भक्तों का ये इंतजार खत्म हुआ तो हर किसी के चेहरे पर खुशी देखने लायक थी। केदारनाथ मंदिर के कपाट खोलने की प्रक्रिया तय वक्त के अनुसार संपन्न हुई और सबसे पहले मुख्य पुजारी ने मंदिर में प्रवेश किया। इसके बाद बाबा पर 6 महीने पहले चढ़ाया गया भीष्म श्रृंगार हटाया गया और फिर बाबा केदार का पंचामृत से अभिषेक हुआ। अभिषेक के बाद नए फूलों, भस्म लेप और चंदन का तिलक लगाकर श्रृंगार किया गया। श्रृंगार के बाद विधि विधान के साथ बाबा की पूजा अर्चना हुई, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। सीधे तस्वीरें देख सकते हैं, केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने वाले हैं। मुख्यमंत्री सीएम धामी यहाँ पर मौजूद हैं और मुख्य रावल यहाँ पर देखिए पूरे विधि विधान से केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलवा रहे हैं। ये वो क्षण है, ये वो पल है जिसका इंतजार 6 महीने से तमाम श्रद्धालु कर रहे होते हैं, तमाम भोले के भक्त कर रहे होते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव की गूंज के साथ बाबा केदारनाथ के कपाट खोल दिए गए हैं। सीधी तस्वीरें गुड न्यूज टुडे पर हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिर के कपाट, केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए और इसी के साथ 6 महीने का इंतजार जो था तमाम शिव भक्तों का, वो खत्म हो गया है। कपाट खुलने के दौरान पहले सेना के बैंड ने भक्ति धुनों से समा बांध दिया और फिर लोक कलाकारों और भजन गायकों ने भी अपनी प्रस्तुति से पूरा माहौल ही शिवमय कर दिया। मेरा तन्नी ले लो, मेरा मंदी ले लो, मेरे इश्क को निस्बत है तुमसे, मेरे इश्क को निस्बत है तुमसे, जीवन आधार तुम्हीं से है, सब ऐसे में वहाँ पर देश और दुनिया से आए श्रद्धालुओं की आस्था और भक्ति भी देखने लायक रही। कोई परिवार संग बाबा केदार के दर्शन और पूजन करने गया तो कोई दोस्त और रिश्तेदारों के साथ बाबा के दर पर दौड़ा चला आया। गुड न्यूज टुडे की टीम ने भी ऐसे ही कुछ शिव भक्तों से बात की तो उन्होंने बाबा केदार के प्रति अपनी अपार आस्था जताई। केदारनाथ धाम जैसे ही आप पहुंचते हैं सबसे पहले दर्शन होती है नंदी बाबा की। कहते हैं कि नंदी बाबा के कानों में अगर आप अपनी इच्छा कह देते हैं वो सीधे भोलेनाथ तक पहुंचती है और उसके बाद भोलेनाथ जो हैं आपकी तमाम मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। इसलिए सबसे पहले लोग नंदी बाबा के पास आते हैं और उसके बाद अंदर जाकर भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। दूर दूर से लोग आ रहे हैं, हर उम्र के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर और आए हुए, उनसे बात करते हैं। आप लोग कहाँ से आए? हम मुरादाबाद से आए हैं। मुरादाबाद से आए? आप मुरादाबाद, हाँ जी। ये पहली बार आए हैं? थर्ड टाइम आई हूँ मैं। थर्ड टाइम? सेकंड टाइम है। अच्छा, तो मतलब ऐसा क्या कि आपको तीसरी बार भी बाबा जो है वो खींच रहे हैं? वो बाबा का ही आशीर्वाद है जो बाबा हमेशा खींच लेते हैं, रुका ही नहीं जाता है।
इस खास मौके पर बाबा केदारनाथ के दर्शन और पूजन के बाद मुख्यमंत्री ने वहां आए भक्तों को भंडारे का प्रसाद भी बांटा और उन लोगों को सम्मानित भी किया जो मुश्किल हालात में बाबा केदार की और उनके भक्तों की सेवा करते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों को भरोसा दिलाया कि उनकी यात्रा को सुलभ बनाने के लिए सरकार और प्रशासन की तरफ से कोई कसर छोड़ी नहीं जाएगी। 4 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट भी खुल जाएंगे और यात्रा हमारी सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी। यात्रा को इस बार व्यवस्थित रूप से चले, यात्रा में सभी प्रकार की व्यवस्थाओं का प्रबंध किया गया है। चूँकि यात्रा बहुत कठिन होती है, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ आने वाले अभी हजारों हजार की संख्या में बाबा के भक्त यहाँ पहुँचे हैं और आप भी यहाँ पहले ही पहुँच गई हैं। इतनी ठंड है, यात्रा कठिन है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर जो है पूरे उत्साह में हैं, ऊर्जा में हैं और यात्रा बड़ी अच्छी चलेगी। सभी स्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित की है और यात्रा और यात्रियों की और तीर्थयात्रियों की जो सुरक्षा है वो हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसको ध्यान में रखकर हमने लगातार मॉनिटरिंग की है। हमारा सभी सुरक्षा एजेंसियां सभी पूरी तरह से अलर्ट हैं और पूरी तरह से सारी समीक्षाएं कर रही हैं, सारी तैयारियां कर रही हैं। 30 अप्रैल से शुरू हुई इस चारधाम यात्रा के तहत अब बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खोले जाएंगे, जिसके लिए सभी तैयारियां करीबन पूरी कर ली गई हैं और भगवान बद्रीनाथ की डोली भी धाम के लिए रवाना कर दी गई है। केदार घाटी से श्वेता झा और चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आस्था और भक्ति के बाद बात मौसम की कर लेते हैं। भीषण गर्मी के बीच उत्तर भारत के कई शहरों में रात से मौसम का मिजाज बदला हुआ है और इस बदले हुए मिजाज की वजह से आंधी और जोरदार बारिश हुई, जिसके कारण तापमान में अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई है और लोगों ने भी राहत की सांस ली है। मौसम विभाग का कहना है कि अचानक ये बदलाव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आया है, जिसके चलते आने वाले 2 से 3 दिनों में मौसम ऐसा ही बना रह सकता है, यानी कि वीकेंड लोगों के लिए राहत भरा होगा। मई का महीना और मौसम का मिजाज मॉनसून वाला है, जिसकी गवाही उत्तर भारत के अलग अलग शहरों से आई ये तस्वीरें दे रही हैं, चाहे पहाड़ी राज्य हों या फिर मैदानी। मौसम के मिजाज में ये बदलाव अचानक आया है, जिसके कारण कहीं जोरदार बारिश हुई और कहीं तेज आंधी आई। लोग जब सुबह सोकर उठे, उनका वेलकम आसमान में छाए काले बादलों, ठंडी ठंडी हवाओं और झमाझम बारिश ने किया। अचानक मौसम का ये बदला हुआ मिजाज चुभती जलती गर्मी से बेहाल लोगों के लिए राहत लेकर आया है। दिल्ली और एनसीआर में मौसम ने करवट ली है। लगातार भीषण गर्मी, पारा 40 डिग्री के पार, मिनिमम टेम्परेचर भी 30 डिग्री तक पहुंच गया था। ऐसे में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इम्पैक्ट राजधानी दिल्ली और एनसीआर में देखने को मिला है और आप देखिए उसका असर, लगातार बारिश हो रही है। रात 3 बजे से बारिश शुरू हुई है और यहाँ आईटीओ की तस्वीरें आप देखिए। अगर आप ऊपर देखेंगे तो काले घने बादल अभी भी छाए हुए हैं। पूरी दिल्ली और एनसीआर की यही स्थिति है। लगातार तेज और ठंडी हवाएं चल रही हैं। मौसम में इस बदलाव की वजह से तापमान में तकरीबन 10 डिग्री के आसपास गिरावट दर्ज की गई है और सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि मौसम में जो ये परिवर्तन हुआ है, इसकी अभी ये अगले 24 घंटों तक तो इसी तरीके से मौसम बने रहने की उम्मीद है। हालांकि इस आंधी और बारिश के कारण कई जगह पेड़ उखड़ कर गिर गए और जगह जगह जल भराव भी हो गया, जिसका असर सुबह सुबह ट्रैफिक की रफ्तार पर भी नजर आया। जरूरी काम से घरों से बाहर निकले लोग ट्रैफिक जाम और जल भराव की समस्या से दो चार होते दिखे। दिल्ली से लेकर गुरुग्राम और नोएडा तक हालात कमोबेश एक जैसे ही दिखाई दिए। लोगों को इस परेशानी से निजात दिलाने के लिए जल्द ही प्रशासन की टीमें सड़कों पर उतरी और उन्होंने न सिर्फ सड़कों पर भरे पानी के निकासी की व्यवस्था की, बल्कि आंधी में गिरे पेड़ों को भी काट कर हटाने का काम शुरू किया। आप यहाँ पर देखिए कितनी तेजी से सफाई का काम किया जा रहा है, चीजों को हटाया जा रहा है, क्लीन किया जा रहा है। और ये जो आप पानी बहते हुए देख रहे हैं, यहाँ पर जो भी चीजें बनी हुई थी उनको फौरन तोड़ दिया गया ताकि पानी जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाए।
मौसम का ये सुहाना अंदाज पहाड़ी राज्यों में भी दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक आसमान में बादलों ने डेरा डाल रखा है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आने वाले कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहने वाला है, जिसे देखते हुए पहाड़ों की यात्रा करते वक्त लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। स्पेशली जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें कांगड़ा है, चंबा, कुल्लू, मंडी, सोलन, शिमला, सिरमौर, यहाँ पे कुछ एक क्षेत्रों में देखिए आगामी 4 से 5 दिनों में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ बारिश भी हो सकती है। और जो हमारे मैदानी क्षेत्र है, जिसमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर है, वहाँ पे देखिए 3 मई से लेकर 6 मई तक हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। और ओवरऑल अलर्ट्स की बात करें तो देखिए जो हमारे मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट है, जो मैदानी क्षेत्र, जब यहाँ पे रेनफॉल एक्टिविटी शुरू होगी तो संभावना है कि यहाँ पे थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग भी हो सकती है। तो इसी को देखते हुए आज 1 मई से लेकर 6 मई तक इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का अलर्ट जारी किया हुआ है। और साथ में जब ये एक्टिविटी शुरू होगी तो साथ में तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं। तो ओवरऑल देखिए जो हमारे मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट हो गए, जो मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पे थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ तेज़ हवाओं का अलर्ट जारी किया हुआ है। लेकिन मई के महीने में अचानक मौसम के रुख में ये बदलाव क्यों? ये जानने के लिए गुड न्यूज टुडे की टीम मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा के पास पहुंची। उन्होंने इसके पीछे स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को वजह बताया। ये सिस्टम जो डेवलप हुआ है, जिसकी वजह से थंडरस्टॉर्म्स, हेलस्टॉर्म्स, स्क्वाली विंड और हेवी रेनफॉल भी रिकॉर्ड किया गया है, ये एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिम विक्षोभ के साथ डेवलप हुआ है। जब भी मई महीने में ऐसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस डेवलप होता है, इसकी वजह से मैदानी इलाका में नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बारिश हो जाता है। और ये ज़्यादा इंटेंस हो जाता है जब मॉइस्चर इसको मिलता है। जैसे आपको पता होगा कि लास्ट 1 वीक में नॉर्थ वेस्ट इंडिया हॉट था। ऐसे कोई थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी डेवलप करने के लिए आपका पहला कंडीशन होता है कि हीटिंग होना चाहिए। दूसरा कंडीशन होता है कि आपका मॉइस्चर मिलना चाहिए। और इस सिस्टम के लिए दोनों अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर आ रहा था। तीसरा ये है कि एटमॉस्फेयर अनस्टेबल होना चाहिए, और हीटिंग की वजह से एटमॉस्फेयर अनस्टेबल था। चौथा है कि कोई एक ट्रिगरिंग होना चाहिए, और ट्रिगरिंग था वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को हम लगभग 5 से 7 दिन पहले बोल रहे थे कि ये अप्रोच कर रहा है। और 1 तारीख से 5 तारीख तक नॉर्थ वेस्ट इंडिया में दोनों हिली एरियाज और मैदानी इलाका दोनों में रेन, थंडरस्टॉर्म, हेलस्टॉर्म, स्क्वाली विंड्स होने का संभावना हम जताए थे। और अकॉर्डिंगली वार्निंग भी हमने इशू किया था। उधर राजस्थान और गुजरात में भी बारिश को लेकर संभावना जताई जा रही है। गुजरात में जहां 3 से 8 मई तक बेमौसम बारिश की चेतावनी जारी की गई है, वहीं राजस्थान में भी आने वाले 1 हफ्ते तक बारिश की संभावना जताई जा रही है। पिछले 24 घंटे में राजस्थान में एवरेज 3 से 5 डिग्री की गिरावट अभी देखी गई है, जिसकी वजह से गर्मी से और खासकर की हीट वेव से राहत सभी को मिली है। अगर मौसम वैज्ञानिकों का ये अनुमान सच साबित हुआ तो मई का पहला हफ्ता गर्मी से बेहाल लोगों के लिए राहत भरा हो सकता है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और कुमार कुणाल, गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ, देहरादून से अंकित शर्मा और शिमला से विकास शर्मा के साथ रिदम जैन, जयपुर, गुड न्यूज टुडे। यानी वीकेंड पर लोगों को सुहावने मौसम की सौगात मिल सकती है। बहरहाल हम बढ़ेंगे आगे, एक तस्वीर दिखाएंगे आपको, और ऐसी तस्वीर जिसको देखकर आतंकवाद परस्त पाकिस्तान सहमा हुआ है। 294 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे के पूरे होने पर अभी भी 7 से 8 महीने का वक्त बचा है, लेकिन भारत के बेहद शक्तिशाली जैगुआर, सुखोई 30 और राफेल जैसे लड़ाकू विमानों ने उस पर टच एंड गो अभ्यास किया। भारत के शक्तिशाली मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान AN-32 और C-130J सुपर हरक्यूलस ने भी अपना दमखम दिखाया। 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी वाला एक्सप्रेसवे रात में भी लैंडिंग की क्षमता रखता है और देश का पहला एक्सप्रेसवे बन गया है। कुछ ही देर में रात के अंधेरे में भी भारत के लड़ाकू विमान दूसरे राउंड का अभ्यास शुरू करेंगे। ये भारतीय वायुसेना का एयरबेस नहीं बल्कि हिंदुस्तान का हाईवे गंगा एक्सप्रेसवे है, जो अभी बन ही रहा है। मेरठ से प्रयागराज को जोड़ रहे 594 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का करीब 79% काम पूरा हो चुका है।
जिस पर आज गाड़ियां नहीं दौड़ रही, बल्कि एक से बढ़कर एक लड़ाकू विमान उतर रहे हैं। भारत के दुश्मनों से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप यानी हवाई पट्टी बनाई गई है, जिसकी सबसे खास बात यह है कि युद्ध या आपात स्थिति में यहाँ रात में भी बिना किसी रुकावट के लैंडिंग हो सकती है। यहाँ हाई इंटेंसिटी रनवे लाइट्स, ऑटोमेटेड ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। यहाँ शाहजहांपुर में ये जो लैंडिंग स्ट्रिप बनाई गई है, मेरे सहयोगी अभिषेक अगर दिखा सकें कि ये जो 3.5 किलोमीटर लंबा एक खास इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप यहाँ पर बना है, ये नाइट लैंडिंग के लिए भी तैयार किया गया है। इससे पहले जो 4 अलग अलग लैंडिंग स्ट्रिप्स अलग अलग एक्सप्रेसवेज पर उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं, वहां पर दिन में हमने लैंडिंग देखी है। 2 बातें नई हैं। पहला, नाइट लैंडिंग यहां पर होगी। दूसरा, रफाल पहली बार नाइट लैंडिंग करेगा। आपातकाल के लिए हमारी तैयारी होनी चाहिए भारतीय वायुसेना की। उसका नमूना आपको उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में इस नवनिर्मित गंगा एक्सप्रेसवे, जो अभी भी निर्माणाधीन है, वहां पर दिखाई देगा। 3.5 किलोमीटर लंबा ये स्ट्रेच है। जो भी अप्रोच लाइटिंग चाहिए होती है, जो भी खास तरह के डिवाइसेस चाहिए होते हैं नेविगेशन के लिए, लैंडिंग के लिए, उन सब को यहाँ पर लगाया गया है। भारत अब उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसके पास अपनी इन सड़कों पर, एक्सप्रेसवेज पर फाइटर जेट्स को उतारने की सुविधा और साहस और सक्षम बन गए हैं। आप देखिए ये जो पूरा स्ट्रेच है, यहाँ पर किस तरह का ये जो मटेरियल इस्तेमाल होता है, ये बहुत खास इसलिए होता है क्योंकि जो एयरक्राफ्ट होता है, फाइटर एयरक्राफ्ट, बहुत हैवी होता है। उसको सस्टेन करना, उसका वेट लेना, और जब वो तेज रफ्तार से उड़ता हुआ टचडाउन करता है, उस वक्त और भी ज्यादा जरूरी होता है कि ये जो खास मटेरियल है, जिसे खास तौर पर इंजीनियर किया गया है, वो डैमेज ना हो और एयरक्राफ्ट अपने पूरे ऑपरेशन को बखूबी अंजाम दे सके। यानी अगर कहीं पर कोई आपात स्थिति होती है, कोई डिजास्टर होता है, कोई आतंकी हमला होता है, भारत का रिस्पांस क्या होना चाहिए, उसके लिए हमें किसी बड़े एयरबेस की जरूरत नहीं है। हम उत्तर प्रदेश के इन 4 एक्सप्रेसवेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर हमारे फाइटर्स लैंड और टेक ऑफ यहां से कर सकते हैं। शुक्रवार की सुबह 11:30 से दोपहर 1 बजे के बीच हमारे लड़ाकू विमान इस हाईवे पर उतरे। कुछ ने लैंडिंग की तो कुछ ने टच एंड गो का हुनर दिखाया। हिंदुस्तान के हाईवे पर शौर्य की इस झांकी को देखकर हर हिंदुस्तानी गर्व से भर गया। शाहजहांपुर के जलालाबाद में बनाई गई हवाई पट्टी के ऊपर सबसे पहले वायुसेना का AN-32 ट्रांसपोर्ट विमान नजर आया, जिसने करीब 5 मिनट तक चक्कर लगाए। और इसके बाद बारी आई दुनिया के सबसे शक्तिशाली मिलिट्री ट्रांसपोर्ट व्हीकल C-130J सुपर हरक्यूलिस की। कोई प्राकृतिक आपदा हो, मानवीय संकट की घड़ी हो या फिर युद्ध, C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट ने हमेशा अपना लोहा मनवाया है। अभी तक इस रनवे पर, जो कि मेकशिफ्ट रनवे कह सकते हैं, या फिर ये जो एयर स्ट्रिप बनाया गया है गंगा एक्सप्रेसवे पर, एक तरीके से ये बड़ा परीक्षण आज हो रहा है यहाँ पर। अभी तक 2 कैरियर विमान, खास करके पहले AN-32, फिर हरक्यूलियस, और उसके बाद अभी तक 5 बड़े जो फ्रंटलाइन फाइटर विमान हैं, उन्होंने उड़ान भर ली है। वो आए, उन्होंने इस रनवे को पर टचडाउन किया और फिर यहाँ से उन्होंने ऊंचाई ली और फिर उड़ते हुए निकल गए हैं। इसके बाद जगुआर, सुखोई 30 MKI और राफेल जैसे लड़ाकू विमानों ने टचडाउन किया। गंगा एक्सप्रेसवे पर 1500 किलो तक बम, रॉकेट और गन ले जाने में सक्षम Mi-17 हेलीकॉप्टर ने भी अपना दमखम दिखाया। मैं जहां पर मौजूद हूं, यहां पर फाइटर प्लेन्स का जो टच एंड गो था वो तो पूरा हो चुका है, लेकिन अब आप हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, जिससे कि जो जवान हैं वो किस तरीके से इमरजेंसी सिचुएशन में हेलीकॉप्टर से निकलकर नीचे किसी भी तरीके की स्ट्राइक कर सकते हैं। उसका एक उदाहरण, उसका एक
की मिसाल इस वक्त दिखाई दे रही है। हम आपको इस वक्त जो दिखा रहे हैं वो हेलीकॉप्टर दिखा रहे हैं, क्योंकि जो तमाम जो फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट फाइटर थे वो इस वक्त जा चुके हैं। और इस वक्त देखिए हेलीकॉप्टर से रोप नीचे उतरा और उससे अब एक एक करके जो जवान हैं एयरफोर्स के वो नीचे उतर करके वो ये दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से जब कोई कार्रवाई होती है, जब कोई स्ट्राइक होता है तो उसमें ये जवान किस तरीके से अपनी इस कार्रवाई को अंजाम देते हैं। तो इस वक्त हम इसी एयर स्ट्रिप पर मौजूद हैं। पहले हमने जो स्ट्राइक एयरक्राफ्ट थे, फाइटर एयरक्राफ्ट, उसके करतब उसके टच एंड गो का वो देखा कि किस तरीके से वो एयर स्ट्रिप से निकल रहे हैं। और अब जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो दिखा रहे हैं कि आखिर जब युद्ध की स्थिति में, जब वॉर की कोई स्थिति होती है तो कैसे स्ट्राइक की जा सकती है हेलीकॉप्टर के जरिए। ये इस वक्त का ये जो दृश्य है ये इस वक्त दिखाई दे रहा है। हवा में लड़ाकू विमानों की कलाबाजियां देखकर वहां मौजूद स्कूली बच्चे और आम लोग रोमांचित हो गए। पूरा माहौल भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे से गूंज उठा। आम लोगों के अलावा 500 स्कूलों के बच्चों को भी ये एयर शो देखने के लिए बुलाया गया था। मुझे आज यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरे लिए एक काफ़ी बढ़िया बात है कि आज मुझे ये देखने का मौका मिला और ये मेरे लिए काफ़ी सौभाग्य की बात है, क्योंकि मुझे इससे काफ़ी प्रेरणा मिलेगी, मुझे ही क्या सभी बच्चों को मिलेगी। सर बहुत उत्साह है, बहुत एक्साइटेड हूँ। ये हमारे लिए एक प्राउड का मोमेंट है, ऐसा हमें देखने के लिए मिल रहा है स्टेज पे। उत्तर प्रदेश का ये चौथा एक्सप्रेसवे है जो देखते देखते हिंदुस्तान की सुरक्षा का भरोसा देने वाला रनवे बन गया है। इससे हमारी वायुसेना को बड़ी ताकत मिलेगी। उन्हें कभी भी कहीं भी इमरजेंसी में फाइटर विमान को लैंड कराने का मौका मिलेगा। इससे इतना तो तय है कि पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों की नींद उड़ जाएगी। वायुसेना के इस एयर शो का भी उद्देश्य युद्ध या आपदा के समय इस एक्सप्रेसवे को वैकल्पिक रनवे के रूप में इस्तेमाल करना है। शाहजहांपुर से शिवानी शर्मा और कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद सुरक्षा बलों के जवान पूरी मुस्तैदी बरत रहे हैं और इन सब के बीच सुरक्षा को लेकर नए प्रोटोकॉल लागू किए गए हैं और इसके तहत पर्यटन स्थलों पर एंटी फिदाइन स्क्वाड के से लेकर क्विक रिस्पांस टीम की भी तैनाती की गई है। इससे जुड़ी हमारी संवाददाता मीर फरीद की रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम गुलमर्ग में हैं और गंडोला फेज 1 में कंगदूरी, और जैसे आप देख सकते हैं इस तरफ अभी भी कुछ टूरिस्ट यहाँ आ रहे हैं, कुछ पर्यटक आ रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि जो सरकार ने पहलगाम टेरर अटैक के बाद जो सुरक्षा एजेंसीज ने लेसन्स कुछ लिए हैं, कुछ सीख ली है, उसके तहत कुछ नए कदम उठाए गए हैं सुरक्षा को बढ़ाने के, कुछ सुरक्षा को मजबूत करने के, खासकर जो ऐसे पर्यटन स्थल हैं जहां बहुत ज़्यादा जो टूरिस्ट फुटफॉल रहता है। तो उसके तहत जो एंटी फिदाइन स्क्वाड है, यानी कि पहलगाम जैसा अगर हमला करने की कोई कोशिश करता है तो उसके लिए क्विक रिएक्शन टीम्स जो स्पेशलाइज करती हैं एंटी टेरर ऑपरेशंस में, उनको जो है यहाँ तैनात किया गया है। मैं आपको इस तरफ से दिखाऊंगा। और न सिर्फ क्विक रिएक्शन टीम्स, पहले इस तरफ जो एक्सेस है उसमें बीएसएफ के जवान, सीआरपीएफ के जवान जो है ड्यूटी दे रहे हैं। यहाँ लगातार दिन भर ड्यूटी होती है जब तक टूरिस्ट आते हैं। और उसके बाद अगर आप इस तरफ आएंगे तो जो एंटी फिदाइन स्क्वाड है, ये जवान जो है यहाँ पे एंटी फिदाइन स्क्वाड है, ये जम्मू कश्मीर पुलिस का, जो कि 24 घंटे अलर्ट पे हैं, क्विक रिएक्शन टीम्स हैं। और पहलगाम की बात करें तो जो वहाँ गलतियाँ हुई थी, जहाँ कोई सुरक्षा बल के जवान नहीं, जैसे आप देख सकते हैं गंडोला में भी ये ऊपर जाते हैं और जो भी फेज़ है वहाँ पे लगातार गश्त चलती रहती है। तो ये नए कदम हैं जो उठाए गए हैं कि ऐसी जगहों पे जहाँ पर्यटक बहुत ज़्यादा हैं, और उसके बाद जो इनपुट्स भी आए हैं, जैसे लगातार इनपुट आ रहे हैं खुफिया एजेंसीज़ को कि अभी भी स्लीपर सेल जो हैं एक्टिव हैं और उनको आदेश हैं उनके हैंडलर्स के जो कि उस पार बैठे हैं कि सॉफ्ट टारगेट्स हिट करें, और जो है पर्यटक अगर हैं कहीं उन पे भी और हमले हो सकते हैं। तो कोई
चांस नहीं ले रहे हैं सुरक्षा एजेंसीज, और ऐसे ही एंटी फिदाई स्क्वाड आपको कई और जगह पे मिले हैं। खासकर गुलमर्ग की बात करें, बहुत फेमस जो है पर्यटन स्थल है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुरक्षा में जो है उसको बूस्ट किया गया है, और ऐसे ही स्क्वाड, ऐसे ही क्विक रिएक्शन टीम्स आपको जगह जगह मिलेंगी। तो पहलगाम हमले के बाद जो नया सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है उसके तहत ऐसे ही जो सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं आपको हर किसी पर्यटन स्थल में मिलेंगे जहां ज्यादा टूरिस्ट फुटफॉल होता है। कैमरा पर्सन मुजफ्फर अहमद के साथ मीर फरीद, गुलमर्ग। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज।